अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद डॉक्टर कमर। तो इस लेक्चर सीरीज़ में मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें, ठीक है, जो बैचलर लेवल पे हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो बेसिक चीज़ें, जो छोटे छोटे कंसेप्ट जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, हम उनको साथ साथ दूर करें। और फिर भी अगर आपको लेक्चर के सुनने के बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि फिर उसका आप लोगों को आंसर करूँ। अगर वो ज़्यादा डिटेल में हो तो फिर उसके ऊपर दोबारा से एक लेक्चर अपलोड कर दूँगा। तो इसके लिए हम ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन मैं कोशिश करूंगा कि इसका, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जब ग्रुप थ्योरी स्टडी करनी है तो उसकी जो पहली डेफिनेशन है, यानी ग्रुप की जो डेफिनेशन है, उसकी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हो सकता है इस लेक्चर में मैं छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा जोर दूँ, लेकिन क्योंकि आगे हमने ग्रुप थ्योरी सारी स्टडी करनी है, तो इसके लिए जब तक हमारी यानी बेस जो है, यानी जो पहली डेफिनेशन है ग्रुप की, जब तक वो अच्छे से हमें अंडरस्टैंड नहीं होगी तो हम आगे ग्रुप थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कि जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोगों ने उन बातों पे ज़्यादा तवज्जो करनी है। और बेसिक जो होगी, यानी डेफिनेशंस वगैरह जो स्टार्ट में हैं, उनको हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि जो आगे थ्योरम्स आएँ, आगे एग्जाम्पल्स आएँ, तो वो भी हमें साथ साथ फिर क्लियर होंगी। तो जब तक ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन ही हमें अंडरस्टैंड होगी, तब तक हम आगे जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन है, तो ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होता है, यानी किसी सेट को, ये आप हम बात याद रखें जब अगले सेमेस्टर्स में हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं, मेयर थ्योरी पढ़ते हैं, उसके अलावा फंक्शन एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेसिस आती हैं, हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेसिस आती हैं, लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास वेक्टर स्पेसिस आती हैं, रिंग थ्योरी आगे आएगी। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे फील्ड है, तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो हम एक सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं, जिनको हम एक्सियम कहते हैं। तो वो जो एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं, उस लिहाज से हमने डेफिनेशंस बनाई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप होगा, यानी वो हमारे पास एक सेट होगा, ठीक है, यानी जी एक, सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक सेट लेना है, ठीक है। और एक साथ ऑर्डर पेयर कहने का मतलब है कि हम उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, जिसको फिलहाल हम किससे जार कर रहे हैं, स्टैटिक से जार कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक जी सेट लेंगे और उस सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, और वो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्योंकि सेट का तो सबको पता है कि सेट में हमारे पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड जिसमें ऑब्जेक्ट्स हों, उसको हम सेट कहते हैं। तो हमने सेट ले लिया जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, तो अब हमने उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टीज डिफाइन करने से पहले आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन समझा दूं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हम किसी जब सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, तो हमने क्या करना होता है, पहले उस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, यानी जी क्रॉस जी। तो मैं समझाने के लिए, अगर मेरे पास जी एक सेट है, आप कह लें 0 और 1 एक सेट है, तो मेरे पास पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, जी क्रॉस जी फाइंड करूंगा, ठीक है। तो जब मैं जी क्रॉस जी फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0,0 और फिर आ जाएगा 0,1 और फिर आ जाएगा 1,0 और फिर आ जाएगा 1,1, ठीक है। तो जी क्रॉस जी मैंने फाइंड किया है, यानी 0,1 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट 0,1 के साथ फाइंड की है। तो पहले इसके साथ पेयर बनाया, फिर 1 के साथ पेयर बनाया, फिर 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, तो मेरे पास जी क्रॉस जी बन गया, ठीक है। ओके, तो पहले मैंने जी क्रॉस जी फाइंड करना है, और उसके बाद जो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह आमतौर पे हम एक फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ 2x, ठीक है, और या कोई एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं हम इस तरह साइन एक्स। तो मतलब बेसिकली ये एक फंक्शन ही होता है, तो जिसको मैं किससे जार कर रहा हूँ, स्टेरिक से जार कर रहा हूँ। तो ये जी क्रॉस जी के एलिमेंट को किधर लेके जाएगा, जी में लेके जाएगा। यानी जिस तरह मैंने जी सेट लिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टेरिक है, यानी ये स्टेरिक जो है 0,0 के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, ये स्टेरिक जो है 0,1 के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है,
ये स्टैरिक जो है 1,0 के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, और ये स्टैरिक जो है आपके पास 1,1 के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, यानी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और उसके बाद हमने इस स्टैरिक को वो जितने ऑर्डर पेयर बने उन सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो मेरे पास 4 एलिमेंट बने थे, तो ये स्टैरिक यानी जो फंक्शन है ये चारों एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद हमने उसका कोई आंसर डिफाइन करना है, ए स्टैरिक बी। यानी ये फंक्शन यहाँ पे हम एडिशन भी रख सकते हैं, यानी जब हम ज्यादातर ग्रुप में जब डिफाइन करते हैं तो ज्यादातर हम एडिशन रखते हैं या फिर हम ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन रखते हैं, लेकिन हम इन दोनों के अलावा भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में ज्यादातर ग्रुप थ्योरी में हम या एडिशन को स्टडी करते हैं या मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करते हैं। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल बनाई है, अगर इसमें मैं अपना स्टैरिक जो है ये डिफाइन करूं, यानी a, b जो है वो मैं अगर a प्लस बी डिफाइन कर लूं, तो हमने देखना है कि क्या ये वाला जो फंक्शन है ये सही है कि नहीं सही। तो अगर देखें यहाँ पर, तो अगर मैं इस वाले को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, यानी मैंने स्टैरिक फाइंड करना है 1,1 का, तो जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है वो मैंने इनकी एडिशन ली है, यानी मैं दोनों एलिमेंट को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 1 + 1, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। अब जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हमने g क्रॉस g के ऊपर, उसका वापिस आंसर किस में जाना चाहिए था, g में। तो g मेरा क्या था, 0,1 था, लेकिन मेरे पास आंसर कितना आया, 2, और ये वाला 2 जो है मेरा g में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि ये जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है a प्लस b के ऊपर, तो वो g क्रॉस g से लेके g में नहीं जा रहा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि g क्रॉस g से वापिस आंसर किस में जाना चाहिए, g में जाना चाहिए। तो यहां पर जब मैंने ये वाला सेट लेके इसके ऊपर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था, तो जो एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, तो जब मैंने इस वाले एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया तो आंसर 2 आ गया और दोबारा g में से आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इस सेट के ऊपर ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहां से एक एलिमेंट लेता है और वापस g में आंसर नहीं देता। तो ये वाला हम बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं दूसरे वाला बाइनरी ऑपरेशन चेक करने की कोशिश करूं कि अगर मैं यहां अब एडिशन की बजाय मैं ये डिफाइन कर दूं कि स्टैरिक a, b का आंसर आएगा a × b, तो समटाइम मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी ज़ाहिर करते हैं। तो अब अगर इन मैं चारों एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, पहला 0 × 0 = 0, दूसरा हो जाएगा 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 × 1 = 1, क्योंकि मैंने बाइनरी ऑपरेशन किस तरह डिफाइन किया कि दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 0 0 1। तो ये वाला आंसर भी हमारा वापस g में से आ रहा है, ये वाला आंसर भी वापस हमारा g में से आ रहा है, ये वाला आंसर भी वापस g में से आ रहा है, और ये वाला आंसर भी वापस मेरा g में से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है इस सेट के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्यों वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि हमने g सेट लिया, उसका क्रॉस फाइंड किया, क्योंकि मेरे पास 4 एलिमेंट बने थे, तो बाइनरी ऑपरेशन इन चारों एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। तो मैंने प्रोडक्ट डिफाइन की थी कि दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो जो आंसर आए हैं वो वापस किस में से बिलोंग कर रहे हैं, सेट g में से। तो g क्रॉस g से वापस आंसर g में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला हमारा बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर वेल डिफाइंड है। लेकिन जो मैंने एडिशन वाला डिफाइन किया था, तो यहाँ पे तो मसला नहीं है, अगर इनको ऐड करें 0 + 0 0 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, लेकिन 1 + 1 जो है वो हमारे पास 2 आ जाता है और g में से बिलोंग नहीं कर रहा था। तो ये वाला हमारा जो एडिशन वाला ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर वेल डिफाइन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन जो है वो हमारे पास वेल डिफाइन है। तो क्योंकि अगर आप यहां से गौर करें तो g क्रॉस g से वापस आंसर g में ही आना चाहिए, तो इसी वाली प्रॉपर्टी का जो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसी वाली प्रॉपर्टी को हम क्लोजनेस वाली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको समटाइम हम क्लोज्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्लोज्ड क्यों है कि g क्रॉस g यानी g में से ही एलिमेंट लिए, उनके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन किया है, तो वापस आंसर किस में से है, g में से। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर ये मेरे पास g है और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट a है और यहाँ पर कोई मेरे पास दूसरा एलिमेंट b है,
तो जब ए और बी का जो भी ऑपरेशन होगा इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर एडिशन है एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन, या कोई और ऑपरेशन है तो वो अप्लाई करेंगे, तो वापिस आंसर ए और बी का वापिस आंसर हमारा इसी जी में से ही रहना चाहिए। तो इसको हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली अक्सर कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि ग्रुप थ्योरी की जब डेफिनेशन देते हैं तो कुछ जगह पे 4 कंडीशंस लिखी होती हैं और कुछ जगह पे 3 कंडीशंस लिखी होती हैं। तो अगर आप लोग बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन पहले से डिफाइन कर दें तो फिर डेफिनेशन में 3 कंडीशंस आती हैं, और अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन पहले डिफाइन ना करें तो फिर हमें ये वाली जो बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम फिर क्लोज का नाम देते हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और अक्सर मतलब सवाल भी पूछ लेते हैं कि किसी जगह पे हम 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं ग्रुप की और किसी जगह पे 4। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी है यही वाली प्रॉपर्टी हमारी किसके इक्वल होती है, क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी के। तो क्योंकि मैंने बाइनरी ऑपरेशन ऊपर डिफाइन कर लिया तो फिर मेरे पास नीचे 3 कंडीशन बचेंगी। अगर मैं ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ना करता तो फिर ये जो क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी है यानी ये वाली प्रॉपर्टी मुझे अलग से एक्सियम में ऐड करनी पड़नी थी। तो आई होप कि अब आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई है। ओके, अब जब हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लें तो उसके बाद हमारे पास ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं बारी ये रेज कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कि सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम ई से जार करते हैं और उसका नाम हम आइडेंटिटी रखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि सेट जी के तमाम एलिमेंट के लिए इस जिसको हमने आइडेंटिटी कहना है वो राइट साइड से अप्लाई हो फिर लेफ्ट साइड से अप्लाई हो, तो उस एलिमेंट कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ए को ई के साथ अप्लाई किया या ई को लेफ्ट पे रख के अप्लाई करें तो वापिस आंसर ए ही आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैं अगर सेट ऑफ इंटीजर लूं तो मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस सेट के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे हम यानी ए स्टेरिक बी जो है वो जब डिफाइन करते हैं वो हम a + b डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिहाज से अगर देखें तो यानी जो मेरा e होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब देखें 0 को आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करें, जैसे 2 में अगर ऐड करें, लेफ्ट पे भी ऐड करें, सॉरी राइट पे ऐड करें, फिर 0 को लेफ्ट पे ऐड करें तो उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 लिया था तो वापस आंसर भी 2 ही आया। अगर मैं -10 लेता हूँ उसमें 0 को ऐड करता हूँ या 0 -10 करता हूँ तो वापस आंसर कितना आ जाएगा, -10। तो इस केस में जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। ठीक है, ओके। तो इस तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, अगर यहाँ पे मैंने g जो है वो z को कहा था, अगर मैं g सेट जो है वो मैं ऑल रियल नंबर का सेट ले लूं, ठीक है, तो उसमें जो मैं e अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन जो है 2 एलिमेंट का a, b का वो जो ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है वो मैं ये डिफाइन कर लेता हूं कि इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना मैंने। तो इस केस में जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 होगा। तो क्यों 1 होगा, जैसे रियल नंबर अगर 1/9 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और इसको राइट से मल्टीप्लाई करें तो वापस आंसर 1/9 है। तो डेफिनेशन यही है कि इस ए एलिमेंट को इस आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएं और वापस आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए। तो इस केस में आप 1/9 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 1/9 से लेफ्ट से और राइट से मल्टीप्लाई किया तो वापस आंसर 1/9 आया। तो एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर क्योंकि मैंने मल्टीप्लीकेशन डिफाइन की है तो ई जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है, जैसे 1/9 है, अगर इसको मैं 0 राइट से और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वापस क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाएं तो वही वापस आंसर आना चाहिए एलिमेंट। तो यहाँ पर 1/9 वापस आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जब अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन डिफाइन किया है तो आइडेंटिटी 1 होगी, और अगर हमने एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन किया है तो आइडेंटिटी जो है वो किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। ओके, इस तरह हमारे पास अगर मैं एक जी सेट जो है वो सेट ऑफ मैट्रिसेस ले लूं 2x2 का A B C D सच दैट
ए बी सी और डी जो है वो मैं कह देता हूँ मेरे सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रख सकता हूँ। तो मैंने जी सेट डिफाइन किया, इसमें मैट्रिक्स रखे हैं 2 क्रॉस 2 के, और ये जो एलिमेंट लेने हैं सेट ऑफ इंटीजर में से लेने हैं। तो इनके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ फिलहाल, वो दो मैट्रिक्स को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया इन दोनों को ऐड करना है। तो अब ऐड करने में देखें तो यहाँ पर जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 0 0 और 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इस 0 0 0 मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने से उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 0 0 मैट्रिक्स होगा। इस तरह अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 3 क्रॉस 3 का होगा। तो देखें जैसे आप जो सेट लेते हैं उसी के मुताबिक आपकी आइडेंटिटी बनती है, और जो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं उसके मुताबिक भी आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर लिया है, एडिशन के लिहाज से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया तो आइडेंटिटी 0 है। सेट ऑफ रियल नंबर लिया है तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया तो आइडेंटिटी 1 हो गई है। और अगर मैट्रिक्स लिए हैं तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। और इसी तरह अगर आप इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है दो सेट के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट का ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इस केस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 1 0 0 और 1 होगा, क्योंकि हमें पता है बेसिक अलजेब्रा मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट से कि इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स को फर्क नहीं पड़ता। तो यानी आइडेंटिटी का सारा जो डिपेंडेंस है वो आपका ने जो जी सेट लिया है उसके ऊपर भी, और जो आप ऑपरेशन डिफाइन करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो आइडेंटिटी को हमेशा या 0 या 1 ही समझते हैं, तो जहां पर भी आइडेंटिटी आता है उन्हें लगता है कि वो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो जब भी आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आपके जहन में वो 0 और 1 आने की बजाय ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि उस मतलब वो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने के बाद उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके जहन में कंसेप्ट होना चाहिए, ना कि आपके जहन में 0 और 1 वाला कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, आई होप कि अब आप लोगों को आइडेंटिटी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। तो इनवर्स क्या होता है हमारे पास कि ग्रुप के हर एलिमेंट, यानी पहले इनवर्स बता दूं क्योंकि फिर वो इनवर्स तमाम एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो किसी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो क्या होता है, यानी उसको हम इनवर्स कब कहते हैं कि जब उस एलिमेंट के साथ जो इनवर्स जिसको हम इनवर्स कह रहे हैं उसको हम राइट साइड से ऑपरेट करवाएं और लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएं, तो आंसर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। तो फिर उस एलिमेंट को हम उसका इनवर्स कहते हैं। जैसे अब दोबारा अगर हम सेट ऑफ इंटीजर में आ जाएं तो सेट ऑफ इंटीजर में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कहा था कि 0 के इक्वल है अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिहाज से है। तो इसका मतलब है मैंने ये चेक करना है, मैं उस एलिमेंट को इनवर्स करूंगा जिसको मैं ऐड करूं तो आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी 0 है। तो इस डेफिनेशन को आप कन्वर्ट कर लें, ये हो गया a प्लस ए इनवर्स इक्वल होना चाहिए a इनवर्स प्लस a इज इक्वल टू 0। मैंने आइडेंटिटी की वैल्यू 0 पुट कर दी है और जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है वो एडिशन लिया है, तो बाइनरी ऑपरेशन की जगह मैंने प्लस रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो अब जैसे मैं यहां से कोई भी एलिमेंट लेता हूं, तो अगर मैं -3 लेता हूं, a की वैल्यू -3 लेता हूं, तब आपने a इनवर्स बताना है, यानी इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करें, यानी -3 में हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें पता है -3 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है इस केस में a इनवर्स जो है वो आपका क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप लेफ्ट पे रखते हैं a इनवर्स +3, वो आंसर भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट रखे हम, सॉरी यहाँ -3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आंसर 0 आ जाए। तो हमें पता है कि a इनवर्स हमारे पास 3 के इक्वल होगा, तो तभी 3 - 3 क्या बनेगा, 0 के इक्वल बनेगा। तो इस केस में हमारे पास, यानी आप अगर +3 लेते हैं, a अगर आप 9 लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो a इनवर्स जो है वो आपके पास -9, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से वापस आंसर क्या आना है, आइडेंटिटी के इक्वल आना है। इसी तरह अगर हम जैसे रियल नंबर में बात करें, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट डिफाइन की थी, तो हमें पता है यहाँ पर आइडेंटिटी 1 के इक्वल है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई a और इक्वल टू 1 होना चाहिए।
जैसे अगर मैं यहाँ से आपके पास a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ले लूँ, तो अब मैंने ये देखना है a की वैल्यू यहाँ स्क्वायर रूट 2 पुट कर दें, तो मैंने ये देखना है कि स्क्वायर रूट 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास a इनवर्स जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको इधर रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखें अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो a इनवर्स वो होगा जिसको ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो आइडेंटिटी 1 है अगर हमारे पास, तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरह मैं आप लोगों को मैट्रिक्स में भी एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल करता हूँ जो मैंने जी जैसे मैट्रिक्स में की थी। तो अगर मैं मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ ए बी सी डी सच दैट ए बी सी डी जो है फॉर एग्जांपल आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे रैशनल नंबर रख सकते हैं आप। तो अगर मैं कोई ए सेट लेता हूँ जैसे 1 -1 1 और 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने अब ये बताना है, अब हमें पता है सॉरी यहाँ पर आप पहले बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लें। तो बाइनरी ऑपरेशन में दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है। तो अभी हमने देखा था अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जो आइडेंटिटी है वो 1 0 और 0 1 होगी। तो अब मैंने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स के लिए मैंने वो मैट्रिक्स बताना है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मतलब है कि ये होना चाहिए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 1 -1 1 और 1, तो इसको मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आंसर मेरा आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 0 0 और 1। तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम इसका डिटर्मिनल लेते हैं, ठीक है, और फिर एडजॉइंट वगैरह करके हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अगर आप वो सिंपल वे से फाइंड करें तो आपके पास इनवर्स ही आ जाएगा 1/2 और 1/2 -1/2 और 1/2, ठीक है। ये सिंपल मैंने इसी तरीके से फाइंड किया है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर लेफ्ट हैंड साइड को यानी ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका ए इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 और ये इसको इससे किया फिर इसको इससे करना है तो -1/2 और फिर सेकंड वाली को करना है तो 1/2 और इसको इससे करेंगे तो -1/2 फिर इसको इससे करेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 0 और 0 और 1 आता है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के केस में यहाँ पर आइडेंटिटी जो है उसकी जगह मैट्रिक्स रखा है मैंने, तो उसका इनवर्स जो है वो किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह यानी कि जो इनवर्स फाइंड करना होगा वो भी हमारे पास डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, या हमारे पास मैट्रिक्स है, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिहाज से जो आइडेंटिटी होगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी ही आंसर आना चाहिए। तो फिर ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इनवर्स। तो ग्रुप की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी हम हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि उन दोनों के ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे जो बाइनरी ऑपरेशन है तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि आपके पास तमाम एलिमेंट के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि पहले आप लोग यानी पहले इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन, जो आंसर आएगा फिर सी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, और इसी तरह फिर आप लोग इन दो के ऊपर पहले ऑपरेशन लगाएंगे यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर ए के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं आपको ये भी एग्जांपल से बता देता हूँ। सेट ऑफ इंटीजर लिया था हमने 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था मैंने दो एलिमेंट का, वो इनकी एडिशन डिफाइन की थी। तो इस केस में हमारा जो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिहाज से हो जाएगी कि a + b + c जो है वो इक्वल होगा a + b + c। तो यहाँ से अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ 3 + 5 + 7 तो ये इक्वल होना चाहिए 3 + 5 + 7 के, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो इस वाले केस में पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर इसके साथ ऐड करेंगे, और इस साइड में पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर इसके साथ ऐड करेंगे। तो जैसे इसको ऐड करें ये हो जाएगा, पहले 8 आ जाएगा और ये 7 और ये 15 आ जाएगा
और इधर वाले केस में ये पहले 12 आएगा और फिर इसको ऐड करेंगे तो आंसर 15 आता है। तो हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर में तमाम एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एक ऐसा सेट जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, और मैंने बताया कि बाइनरी ऑपरेशन और जो क्लोज वाली प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो या क्लोजनेस हो, और उसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसके बाद हमारे पास हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और तमाम एलिमेंट के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि वो वाला सेट जो है जी वो ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो जो ये एक्सियम सेटिस्फाई करे वो हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक बात ग्रुप की डेफिनेशन की समझाऊं। थोड़ा लेक्चर लेंथ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को इसी डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन रहती है पूरा सेमेस्टर गुजरने के बाद भी। इसलिए अगर आपको ये वाली डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ जाए, इसके तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाए, तो फिर आगे तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ